हेलो स्टूडेंट्स, द सिलेक्शन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी का प्रीलिम्स जो है वो बहुत नज़दीक है और ऐसे टाइम पर एक चैलेंज हो जाता है कि हमें एक साल का करंट अफेयर्स कवर करना है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 6 मंथ का करंट अफेयर्स एनी हाउ आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। तो उसी के लिए हम आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम मंथ वाइज कंपाइलेशन लेकर आए हैं। इस कंपाइलेशन में हमने जो क्वेश्चंस के फॉर्म में यहाँ पर करंट अफेयर्स कवर करने की कोशिश करी है। तो इसका एक पार्ट हम आज कवर करने वाले हैं और नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के, देखिए ये हमेशा ध्यान से पढ़िएगा आप कौन से ईयर का पूछ रहा है। वैसे अभी करंट का इश्यूज ही ज्यादा पूछेंगे। 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये मिला है हमारे प्यारे इंदौर को। अगर मैं बोलूं कि स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत कब की गई है, तो इन द ईयर ऑफ 2016 से इसके शुरुआत की गई है, तब से ये स्टार्ट हुआ है। और दूसरे नंबर पर अगर मैं बोलूं कौन सा शहर आया है, तो दूसरे नंबर पर सूरत आया है और तीसरे नंबर पर यहाँ पे नवी मुंबई आया है। इसके साथ कुछ श्रेणियां और हैं जो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राज्य स्वच्छता रैंकिंग भी होती है, कौन सा राज्य स्वच्छता रैंकिंग में कैसा है। तो राज्य स्वच्छता रैंकिंग की हम बात कर लेते हैं। अब देखिए इंदौर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। तो राज्य स्वच्छता रैंकिंग में मध्य प्रदेश 2nd नंबर पर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो सबसे गंदा जिन्होंने प्रदर्शन दिया है, निम्न प्रदर्शन जिन शहरों ने दिया है उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए, जिन राज्यों ने दिया उनके नाम पता होना चाहिए। एक का नाम है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जिन्होंने निम्न प्रदर्शन किया है, और एक है मिजोरम। ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मिलेंगी इसमें। एक राजस्थान भी आपको मिलेगा, इसलिए ध्यान रखना है आपको। और नागालैंड, त्रिपुरा, मैंने 5 के नाम बता दिए हैं, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सारे हैं। इसके बाद एक मुख्यतः चंडीगढ़ जो है उसको एक अवार्ड मिला है, यहाँ पर कौन सा मिला है, सफाई मित्र सुरक्षित शहर, ये भी याद रखेंगे आप, सफाई मित्र सुरक्षित शहर, ये मिला हुआ है चंडीगढ़ को। इसके बाद में वाराणसी की बात कर लेते हैं हम, वाराणसी की बात करते हैं। वाराणसी को यहाँ मिला है सबसे स्वच्छ गंगा शहर, सबसे स्वच्छ गंगा शहर मिला हुआ है इसको, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक है मऊ छावनी, मऊ कहाँ पर है, ये भी मध्य प्रदेश में है, मऊ छावनी ये भी मध्य प्रदेश में है। तो जो सबसे देश की सबसे स्वच्छ छावनी है, देश की सबसे स्वच्छ छावनी है, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो देखिए एक क्वेश्चन के साथ मैं यहाँ पर अलग अलग आपको चीजें भी बताते चलूंगी ताकि बहुत हद तक आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में पिछले प्रशासन के उलट उभरती अर्थव्यवस्थाओं के 5 देशों के समूह ब्रिक्स में शामिल होने की अपने देश की योजना को वापस लेने का फैसला लिया है। किस में बात कर रहे हैं हम, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है बी, अर्जेंटीना ने वापस ले लिया हुआ है। एक्चुअली में ब्रिक्स का अभी 15वां समिट हुआ था, 15वां सम्मेलन हुआ था, शिखर सम्मेलन इनका होता है, जो कि अभी करेंटली में हुआ था 2024 में। इसमें 6 देशों ने जुड़ने का फैसला लिया था। कौन कौन से देश थे उनके नाम आपको पता होना चाहिए। एक था हमारा ईरान, एक था सऊदी अरब, सऊदी अरब, एक था हमारा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एक था हमारा मिस्र, इजिप्ट, मिस्र इजिप्ट, देन उसके बाद इथियोपिया, इथियोपिया और अर्जेंटीना। तो इसमें अर्जेंटीना जो है इसने वापस ले लिया, उसने कहा है अब हमें जुड़ना नहीं है ब्रिक्स के साथ। बेसिकली ब्रिक्स जो है ये 5 मेंबर नेशन से बना हुआ है। कौन कौन से हैं वो 5 मेंबर नेशन, नाम से ही पता आता है। सबसे पहले बी से आ जाता है हमारे पास ब्राजील, आर से आ जाता है हमारा रशिया, सी आई से आ जाता है हमारा इंडिया, सी से आ जाता है चाइना और एस से आ जाता है साउथ अफ्रीका। ठीक है, सबसे पहले इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2001 में, तब इसको हम केवल ब्रिक कहते थे, और 2010 में ये बना है ब्रिक्स, मतलब कि साउथ अफ्रीका इस पे बाद में एड ऑन हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन थी ये। आगे बढ़ते हैं। डैश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास
डेजर्ट साइक्लोन, देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, किन दो देशों के बीच में लड़े जाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये जो लड़ा गया था ये इंडिया और यूएई, अभी इंडिया और यूएई वैसे भी बहुत समय से चर्चा में चल रहा है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ वहां पर कौन कौन सी चीजें हुई है, क्योंकि पीएम मोदी अभी वहां पर भ्रमण के लिए गए हुए हैं, वहां पर बहुत सारे सम्मेलनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए वहां से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें हैं वो पेपर में पूछने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए इनको आप पढ़ते चले। आगे बढ़ते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए यहाँ पर दो नाम आपको मिलेंगे, एक ऋत्विक रंजनम पांडे जी का मिल रहा है और एक अरविंद पनगरिया जी का मिल रहा है। तो ये अरविंद पनगरिया जी जो हैं इनको ही चुना गया है, इन्हें ही चुना गया है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में। अब ये ऋत्विक रंजनम पांडे जी ये भी आपको मिलेंगे, इनको जो चुना गया है ये चुना गया है वित्त आयोग का सेक्रेटरी, ये भी यहीं पे आप लोग लिख लेंगे, वित्त आयोग के सेक्रेटरी के पद पर चुना गया है, सेक्रेटरी। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे ये भी चीज आ जाती है, वित्त आयोग है तो वित्त आयोग किस आर्टिकल में दिया हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो आर्टिकल 280 में आता है, आर्टिकल 280 में आता है। और इनकी नियुक्ति करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। इतनी चीजें आपको एडिशनल पता होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग करंट अफेयर्स रिलेट करके पढ़ेंगे तो कभी थोड़ा सा मतलब स्टैटिक पोर्शन भी आपका साथ साथ में प्रिपेयर होता जाएगा। आगे देख लेते हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 22-23 में एफडीआई के शीर्ष पर रहा है? देखिए एफडीआई एक टर्म आ गया है यहाँ पर, मैं भी एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो इसका आंसर है ए, महाराष्ट्र। एफडीआई क्या होता है? एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या होता है, बहुत जो अमीर लोग बोल सकते हैं या जो कह लीजिए कैपिटलिस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं, या कुछ कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी दूसरे देशों की, वो दूसरे देशों के किसी ना किसी प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाना चाहती हैं, इसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये अलग अलग तरीके से भी लगाया जा सकता है, शेयर मार्केट के फॉर्म में भी लगाया जा सकता है, शेयर खरीद सकते हैं किसी कंपनी के, और किसी कंपनी में हमने अपना पैसा लगा दिया है, किसी कंपनी की हम थोड़ी बहुत ओनरशिप भी ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसके थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया गया है वो महाराष्ट्र के लिए किया गया है। और सेकेंड नंबर पे कौन सा शहर रहा है? तो याद रखेंगे आप, दिल्ली जो है वो सेकेंड नंबर पर रहा है, दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सम्राट रानी थीमागरिथा ने हाल ही में अपने पारंपरिक नववर्ष की पूर्व संध्या प्रसारण के दौरान 2024 की शुरुआत में अपनी भूमिका से हटने के फैसले की घोषणा करके देश को आश्चर्यचकित कर दिया है? तो इनका नाम याद रखेंगे, ये कहाँ की है? ये है डेनमार्क की। ठीक है ना, इनके बारे में बहुत ज्यादा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है, अगर रानी थीमगरिया का नाम आता है तो ये किससे रिलेटेड है? डेनमार्क से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। एक्सपोसैट का क्या महत्व है? हाल ही में इसरो द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो जो एक्सरे मशीन होती है ना, जैसे वो काम करती है, तो वैसे ही एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है, पोलरीमीटर सैटेलाइट है ये। तो अलग अलग तरह की सैटेलाइट्स भी छोड़ी जाती है, तो उस तरह की ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट लिख देती हूँ, ठीक है ना। ये इसका लॉन्च कब हुआ था? 1 जनवरी 2024 को ये लॉन्च की गई थी। अब ये पोलर रीजन्स के लिए लॉन्च की गई है, पोलर रीजन्स जो होते हैं वहां पर जाके चीजों को देखने के लिए लॉन्च किया गया है बेसिकली। तो याद रखेंगे आप एक्सपोसैट, इसका नाम भी एक्सपोसैट है। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीज है, ये एक्सरे की बात कर रहे हैं। किस चीज के लिए यूजफुल है? तो ये यूजफुल है दुनिया का दूसरा, देखिए लिखा है एक्सरे, तो इसी से आप लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स के हाल ही में स्वीकृत नए देशों में से नहीं है? अब देखिए मैंने अभी आपको पढ़ा दिए, सारे देशों के नाम बता दिए, 6 देश जिन्होंने भाग लेने के लिए बोला था, जिसमें से एक जिसने मना कर दिया हुआ है, तो बचे 5। उनमें से देख लीजिए, आपको न्यूजीलैंड मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो न्यूजीलैंड इज अ करेक्ट आंसर। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डैश में संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, इसका नाम भी याद रखेंगे, हो सकता है नाम भी पूछ लें आपको, पहला पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया हुआ है? तो ये किया हुआ है इन्होंने वृंदावन में, यूपी के वृंदावन में किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कितनी छात्राओं को पढ़ाया जाएगा? तो 870 छात्राओं को यहाँ पर शिक्षा मिलेगी, और ये रेसिडेंशियल स्कूल है,
रेसिडेंशियल स्कूल है। रेसिडेंशियल स्कूल मतलब कि वहां पर आप स्कूल भी जाइए सुबह टाइम, और बाकी समय पर आप स्कूल में ही रहेंगे। आपका रहना खाना सब कुछ आपका क्या होगा, स्कूल में ही होगा। ट्यूशन वगैरह जो भी पढ़ते हैं बच्चे, वो सारा काम भी कहाँ पर होगा, यहीं पर स्कूल में करवाया जाएगा। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार जिसे के रूप में भी जाना जाएगा है, अधिनियम में महिलाओं के लिए सीटों का 1/3 आरक्षण लोकसभा और राज्य विधानसभा। देखो ये थोड़ा सा एक्चुअली में हिंदी में जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो कुछ दिक्कत हो जाती है। तो हेनरी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षण की अभी बात करी गई थी। वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था, वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था जो उसकी बात कर रहे हैं। और ये केवल कहाँ के लिए आया है, ये आया है लोकसभा एंड राज्य विधानसभाओं के लिए। राज्यसभा के लिए क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने जैसा कि आप लोगों को शायद पता होगा कि राज्यसभा जो होती है या हमारी विधान परिषद जो कि राज्यसभा की तर्ज पर ही काम करती है, यहाँ पर रिजर्वेशन का कोई कंसेप्ट नहीं आता है। यहाँ एक जगह है जहाँ रिजर्वेशन कभी नहीं देखने के लिए मिलता है आपको, ना आपको एससी का रिजर्वेशन मिलेगा, ना एसटी का मिलेगा, ना ओबीसी का मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन लोकसभा है, जैसे कि सपोज ये लोकसभा है, यहाँ पर आरक्षण भी 2 तरह से होता है। ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आरक्षण जो होता है वो भी 2 तरह से होता है। एक होता है हमारे पास वर्टिकल रिजर्वेशन और एक होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है। अब देखिए वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या होता है, जैसे कि सपोज लोकसभा है, यहाँ पर कुछ सीटें, सपोज मैंने 20 सीटें दे दी ओबीसी को, ठीक है, फिर मैंने 10 सीटें दे दी एससी को और 5 सीटें दे दी एससी को। ठीक है। बाकी रिमेनिंग सीट हमारी जनरल कैटेगरी के हैं। अब जब हॉरिजॉन्टल की हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, ये हमारी ऑलरेडी सीटों का आवंटन हमने किया हुआ है। 20 सीट ओबीसी को, 10 एससी को, 5 एससी को, और यहाँ पर हमने कुछ दे दिए जनरल को। ठीक है। अब क्या होगा हॉरिजॉन्टल वाले में, ये लोकसभा की हम बात करें, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, बोल रहे हैं 1/3 सीट्स वुमेन के लिए आपको रिजर्व करके रखनी है। मतलब देखिए अब वुमेन अलग से किसी क्राइटेरिया में नहीं आएंगी, वुमेन इस ओबीसी वाले सेक्शन में भी कुछ होंगी, इस एससी वाले सेक्शन में भी वुमेन होंगी, इस एसटी वाले सेक्शन में भी वुमेन होंगी, और इस जनरल सेक्शन में भी वुमेन होंगी। तो कहीं ना कहीं हर एक सेक्शन से 1/3 वुमेन होना चाहिए, ये बोला गया है यहाँ पर। 33% का क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, विमेन के लिए होना चाहिए। अब इसके लिए 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले एक बिल आता है, जब बिल में दोनों हमारे निम्न लोअर हाउस और अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाता है, मतलब प्रेसिडेंट उस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। जब प्रेसिडेंट किसी बिल पर हस्ताक्षर करते हैं और पाया जाता है कि वो बिल पास हो गया है, तब वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक है। तो जब ये बिल आया था, तो मैं आपको बिल बता देती हूँ। बिल का है 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये रहेगा 128वां। और जब ये एक्ट बनेगा दैट विल बिकम 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये याद रखेंगे आप लोग। अगर बिल पूछा है तो 128 होगा, और अगर एक्ट पूछा है तो 106 होगा, ये याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपने पहले महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया है। मैंगजियांग, जिसका नाम है पृथ्वी की परत में गहराई तक जाने और मेंटल के रहस्यों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो किस देश है, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, जिनजियांग प्रांत या कुछ भी जियांग करके है, तो कहाँ से रिलेट करेगा, ये चाइना से रिलेट करेगा। ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये चाइना का है। आगे बढ़ते हैं। नई पुस्तक वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है। देखिए वाई भारत मैटर्स, भारत के मैटर मसले, भारत के मसले कौन देखता है, भारत के मसले हमारे कौन देखते हैं, विदेश मंत्री देखते हैं। और विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर जी, उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये किताब है, इसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक है। आगे बात कर ले, निम्नलिखित में से कौन सा पीएम विश्वकर्मा योजना PMVVI लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसका उद्देश्य शिल्पकार समुदाय के कौशल को सशक्त बनाना और बढ़ाना है। तो ये है हमारा जम्मू कश्मीर, है ना। पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन में केंद्र शासित प्रदेश पूछा है कि प्रदेश पूछा है, उस हिसाब से काम करिएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी शिल्पकार समुदाय हो गया या जो भी कारीगर हो गए, जो जिनकी मतलब हाथों की कला से वो किसी कौशल का विकास कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर सम्मान प्रोवाइड किया जा रहा है, और उन्हीं के लिए हर दिन आपको 500 रुपए का काम मिलेगा, ऐसी बात बोली गई है। हर दिन 500 रुपए। ठीक है। ये बात यहाँ पर बोली।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की कैबिनेट ने हाल ही में सोमालीलैंड से अलग हुए क्षेत्र इथियोपिया के साथ हस्तांतरित समझौते पर चर्चा। अब देखिए, इसको मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ। एक बंदरगाह के लिए, लाल सागर के एक बंदरगाह के लिए अनुमति मिल गई है इसको। तो सोमालीलैंड, अब देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है सोमाली, तो आंसर हम टिक करेंगे सोमालिया। ठीक है, सोमालीलैंड बेसिकली जो हमारा सोमालिया है और इथोपिया है उसके बीच की एक जगह है। यहाँ पर ये लाल सागर के पास में पड़ता है। देखिए मैंने आपको एक मैपिंग की सीरीज करी जिसमें मैंने आपको रेड सी भी बढ़ाया है, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि रेड सी के आसपास इनमें से कोई देश आता है कि नहीं। उसको थोड़ा सा रिकॉल करें आप लोग, वो वीडियो फिर से देखें तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने रेड सी भी देखा, बताया था आप लोगों को, और मैंने आपको मेडिटेरेनियन सी भी बताया था। ठीक है, तो आसपास अगर कुछ अपन को याद आ रहा हो तो उसको भी लोकेट करने की कोशिश करिए। ऐसे ही करंट अफेयर्स रिविजन होता है। ठीक है, ऐसे ही रिवाइज करेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। स्टारलिंक द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह स्पेस एक्स डायरेक्ट टू सेल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए स्टारलिंक परियोजना के बारे में सबने सुना है कि ये कहीं ना कहीं इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज किया जा रहा है स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स का मालिक कौन है? एलन मस्क है, जिनका नाम सब जानते हैं, एलन मस्क। ठीक है ना, तो स्टारलिंक इन्हीं की परियोजना है। इन्होंने क्या किया है, अलग अलग हम यहाँ पर बहुत सारे क्या है छोटे छोटे सैटेलाइट्स जो है वो वहां पर स्थापित करने वाले हैं, और एक बार में ये 30 से 40 सैटेलाइट भेज देते हैं एक बार में। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन से रॉकेट के थ्रू भेजा जाता है वो भी पता होना चाहिए। तो ये है फाल्कन करके, फाल्कन 9, ये आप याद रखेंगे, रॉकेट का नाम है जिसके थ्रू इनको छोड़ा जाता है। स्टार्ट कब हुई थी ये परियोजना? तो ये 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और लो अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये जितने भी सैटेलाइट है कहाँ बिठा ले जाएंगे? लो अर्थ ऑर्बिट में। जैसे कि मैंने आपको बताया, सपोज ये हमारी पृथ्वी है, इसके आसपास के 3 एरियाज जो होते हैं उनमें ही हम क्या करते हैं, यूजुअली हमारी सैटेलाइट्स को भेजते हैं। तो सबसे पहले जो ये अंदर का एरिया है जिसकी की ऊंचाई हमारी 200 से 500 किलोमीटर्स के बीच की होती है, ये हमारा लो अर्थ ऑर्बिट में कहलाता है, और यहीं पे इसको लॉन्च किया गया। उसके बाद हमारा एक मिडिल अर्थ ऑर्बिट होता है, और उसके बाद हमारा जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट होता है जो 36,000 के आसपास होता है। 200 से 2000 है ये। ठीक है ना, इसको 200 से 2000 कर लेना, और ये 36,000 तक का होता है। ठीक है, तो इन दोनों कैटेगरी के बीच में ही आ रहा है। 2019 में लॉन्च किया गया है स्टारलिंक परियोजना। आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं किस चीज के लिए किया गया है, तो ये मोबाइल की कनेक्टिविटी को सक्षम करना, नेटवर्क को बढ़ाना, उसके लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हर एक विदेश संस्था जो होती है वहां पर भारत का एक एम्बेसडर होता है जो कि भारत के द्वारा भेजा जाता है, भारत का प्रतिनिधित्व तो वहां पर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विश्व स्वास्थ्य व्यापार संगठन WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर कौन कर रहे हैं? तो उनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। आंसर है सेंथिल पांडियन सी। ठीक है, अब WTO इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे जो किसान आंदोलन है उसके कारण भी चर्चा में है। तो WTO जो है इसका आपको पता होना चाहिए स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1 जनवरी 1995, और इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में, स्विट्जरलैंड जेनेवा। ठीक है, जेनेवा में वैसे हेडक्वार्टर्स बहुत हैं, अगर कभी कंफ्यूज होते हैं, वैसे तो आपको होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इन केस अगर कभी कंफ्यूज होते हैं तो जेनेवा मोस्ट प्रोबेबली आंसर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन में हाल ही में मुकेश अंबानी को पिछाड़कर सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं? तो भाई गौतम अडानी जी जो हैं वो बन गए हैं। सब लोगों को लग रहा था रतन टाटा हो सकते हैं, लेकिन नहीं, गौतम अडानी बन गए हैं। और ये जो है ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स जो है ये कौन जारी करता है? तो ब्लूमबर्ग न्यूज करके है, वो ये जारी करता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने लोगों की लिस्ट जारी करता है, तो 500 अमीर लोगों की लिस्ट जारी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के अल्पसंख्यक तमिल समुदाय की राजनीतिक स्वायत्तता की लंबे समय से लंबित मांग को संबोधित करने के समाधान के रूप में भारत ने डैश संशोधन पर विचार किया है। श्रीलंका के तमिल समुदाय है ना, तो श्रीलंका में सिन्हले विवाद बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। एक लिट्टे समुदाय भी बना था,
ठीक है ना, ये बहुत चर्चा में रहता है। तो श्रीलंका के साथ भारत के कुछ संबंध पहले भी खराब हुए हैं और उस समय पर इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था जिसका कि अगर मैं बोलूं आपको तो 13वां संविधान संशोधन है जिसमें भारत ने 13वें संशोधन पर विचार किया है। ये इससे ही रिलेटेड है श्रीलंका से, और ये समझौता हुआ कब था? इन द ईयर ऑफ 1987 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वांचो डैश के लकड़ी के शिल्प को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला। देखिए जीआई टैग इंपॉर्टेंट होता है, किसी को भी नया मिला है अगर जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है कि किसी भी एक जगह की कोई एक फेमस चीज है, वहां की स्पेशलिटी है, ऐसी चीज और कहीं नहीं मिल सकती उसके अलावा। तो यहाँ पर लकड़ी के एक शिल्प होता है जिसको कि भौगोलिक जीआई टैग मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, तो लकड़ी के शिल्प को मिला है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक केकिर नाम की अदरक है, उसको भी मिला है, ये भी याद रखेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन ईवी निर्माता विनफास्ट भारत में डैश पर अपनी पहली विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कहां पर स्थापित किया है? तमिलनाडु में। ठीक है, वियतनाम तमिलनाडु में। कितने एकर्स में? 400 एकर्स में ये प्लांट बन रहा है। ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए बनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यापार समूह के मुंबई के स्लम पुनर्वास प्राधिकरण के संयुक्त उद्यम ने पुनर्विकास के लिए एक वैश्विक टीम को काम पर रखा है? धारावी, आपको पता ही है सबसे ज्यादा स्लम एरिया है, सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। तो यहाँ पर पुनर्निर्माण के लिए किसने बात करी है? तो ये बात करी है अडानी जी ने ही बात करी है। अब देखिए बहुत अमीर हो गए हैं, पैसा बहुत आ गया है तो कहीं तो लगाएंगे, है ना। तो 610 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है भाई, ये 610 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, धारावी रीबिल्डिंग प्रोजेक्ट जिसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसका संस्मरण है? किसने लिखा है? संस्मरण मतलब खुद के लिए ना, ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो फॉरवर्ड चीफ जो थे हमारे मनोज मुकुंद नराणवे, इनका ही है ये फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ये याद रखना है, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, इनका है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराधिकारी मसरा के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए उत्तराधिकारी मसरा हो गया, एक्चुअली सक्सेसर ऑफ मसरा होना चाहिए था ये। और देखिए यहाँ पे देश का नाम भी कुछ गलत हो गया, कागज का टुकड़ा नहीं है ये, चेक रिपब्लिक है ना, चेक रिपब्लिक, याद रखेंगे, चेक रिपब्लिक इसको मिला है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में एक आपदा पूर्ण चेतावनी केंद्र, राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है हमारा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहां पर किया गया है? लखनऊ में, ये याद रखेंगे। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं RVC, राहत वाणी केंद्र, लखनऊ में किया गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, आवामी संगठन। ठीक है, और निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में वायतु, एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा लॉन्च करी है? तो ये लॉन्च करी है हमारी असम। बायतू ना, नाम से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्रिएट करें, लेकिन ऐसी भाषा यूजुअली असम में ही बोली जाती है, तो वहां के लिए ही है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश यमन के हमलों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय शिपिंग की रक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली समुद्री कार्यबल ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन में शामिल हुई? विद्रोह, इस विद्रोह में शामिल हुई थी। कौन था भाई? श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका को ही सबसे ज्यादा खतरा है, वही कोस्टल एरिया में बैठा हुआ है, और जो हमारा यूएसए है वो कहीं ना कहीं नेतृत्व करता रहता है, हमारे इंडियन ओशियन का भी, पैसिफिक ओशियन का भी, उसकी मतलब कहना चाहिए सर्विलियंस करता रहता है कि वहां पे कोई परेशानी तो नहीं आ रही किसी देश को, और ऑपरेशंस परफॉर्म करता रहता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा चुना गया फ्रांस का नवनियुक्त प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए यहाँ पर नाम सब सुने हुए लगेंगे आपको, तो इनका नाम है गैब्रियल, इनको गैब्रियल अटल, इनको नियुक्त किया गया। अब ये इमैनुअल मैक्रोन भी लिया है भाई, ये कौन है? ये है प्रेसिडेंट, इन्होंने ही नियुक्त किया। ठीक है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने डैश ब्लॉक में अपनी विशाल गहरे समुद्र परियोजना में कच्चे तेल का उत्पादन शुरू कर दिया है। तो कौन सी परियोजना चलाई गई है? कृष्णा गोदावरी घाटी परियोजना, है ना, इसको हम बोलते हैं 98/2 परियोजना भी इसको कहा जाता है। अगर ये नाम आ जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट,
हाल ही में डीआरडीओ ने एक निजी साझेदार के सहयोग से तैयार की गई स्वदेशी 7.62 मल्टीप्लाई बाय 51 मिलीमीटर असॉल्ट राइफल डैश पेश की है। इसका नाम है उग्रम, उग्राम लिखा है ये, इसका नाम है उग्रम, देखिए ऐसा होगा, ठीक है, उग्रम। 500 मीटर रेंज है इसकी, 500 मीटर की रेंज है इसकी, एंड सिंगल एंड ऑटो मोड भी है ना, सिंगल एंड फुल ऑटो मोड भी है, अपने मन से भी चल सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन जोड़ी को 2023 में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दो हस्तियां हैं जिनको सम्मानित किया गया है, उनका नाम आपको याद रखना है, सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी, इनका नाम आपको याद रखना है। इसी के साथ इस बार भारत के द्वारा खेल रत्न पुरस्कार जो है वो 2 खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं, 2 खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, और 26 अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं। इसमें से एक अर्जुन अवार्ड मोहम्मद शामी को भी मिला है, मोहम्मद शामी क्रिकेटर हैं, इनको भी मिला हुआ है, बॉलर हैं, इनको भी मिला हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने न्यू जर्सी में मोंटगोमरी टाउनशिप की मेयर बनने वाली पहली सिख और भारतीय अमेरिकी महिला बनकर इतिहास रचा है? अब देखिए ऐसी चीजें ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछने की संभावना नहीं रहती, लेकिन चूंकि चर्चा में थी इसलिए हमने कवर कर लिया है। तो इनका नाम जो है वो है नीना सिंह। एक्चुअली में ये जो है ये 24 साल से वहां रह रही हैं और इसलिए इनको बना दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के चंद्र लैंडर ने हाल ही में निजी अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए चंद्रमा की ओर एक मिशन शुरू किया है? तो यूएसए के जो नासा है उन्होंने एस्ट्रोबॉटिक करके तकनीक का यूज करके किया हुआ है। देखिए नासा भी लिखा है, कभी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये नासा के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, लेकिन तकनीक का नाम पूछा इसलिए ये वाला फर्स्ट वाला बी वाला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अदिव्य कृति सिंह ने किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा है? घुड़सवारी, घुड़सवारी में पहली बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया हुआ है, और ये जिनका नाम यहाँ पर हम ले रहे हैं दिव्य कृति सिंह जी, इन्होंने 2022 के एशियन गेम्स में गोल्ड हासिल किया था, एशियन गेम्स में गोल्ड हासिल किया था, इसलिए मिला है इनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कैंसर का इलाज करा रहे राशिद खान, उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया है। अब देखिए राशिद खान से कंफ्यूज नहीं होना है, ये अफगानिस्तान वाले प्लेयर राशिद खान की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो थे एक संगीतकार थे, संगीत कलाकार थे, इनको मिला गया है, ये क्लासिकल म्यूजिक गाते थे, ठीक है। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास डैश 19 से 27 फरवरी 24 तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है, कौन सा है वो? तो ये है हमारा मिलन 24, ठीक है। इसको वाइजैग में किया जा रहा है, वाइजैग एक जगह है, ठीक है। कहाँ? नेवी द्वारा किया जा रहा है, इंडियन नेवी के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के मतदाताओं ने शेरिंग टोब्गे को उनकी पार्टी द्वारा लगभग 2/3 सीट जीतने के बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री चुना है? तो ये हमारे नजदीक का मामला है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, भूटान, ठीक है। सॉरी, इसका हाँ नजदीक का मामला है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए, भूटान हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डैश ने अपने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 की प्रकाशित की है, इसमें बढ़ती वैश्विक दरारों के सामने बातचीत की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये काम करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये काम किया जाता है। ऐसा नाम भी लिखा रहे तो कंफ्यूज नहीं होना है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट प्रदर्शित की है इन्होंने। विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एस्टेब्लिशमेंट इन द ईयर ऑफ 1971 हुआ है, और इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की डैश पर बाघ सफारी स्थापित करने की योजना को अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो आपको पता है राष्ट्रीय पार्क, उद्यान या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो भी रहती है वो चर्चा में रहती हैं, वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की बात करी है, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण NTCA बोला जाता है, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ इन द ईयर ऑफ 2005।
लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। हाल ही में भारत ने डैश के उद्घाटन संरक्षण की शुरुआत की साडा तकनीक यूज करी है। किसके साथ सैन्य अभ्यास किया है इस तरह का? तो ये किया हुआ है हमने सऊदी अरेबिया के साथ, साडा तकनीक यूज करके हमने किया हुआ है। और इसको वैसे इसमें तो साडा लिखा हुआ है, इसको सादा तकनीक पढ़ेंगे हम, तकनीक यूज की हुई है। और ये राजस्थान में परफॉर्म किया गया है सैन्य अभ्यास। देखिए सैन्य अभ्यास भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि इसकी पूरी एक लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि पढ़ने में आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से मैंने 40 क्वेश्चन अभी शेयर किए हैं आपके साथ। इसका नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हम आगे के रिमेनिंग जो हमारे 60 क्वेश्चन बचे हुए उनको पढ़ने वाले हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चीजें समझ में आ रही हो, आप रिलेट कर पा रहे हो कि स्टैटिक और जो हमारा करंट अफेयर्स है उसको भी हम कहीं ना कहीं रिलेट करके पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके 3 से 4 क्वेश्चन अपने आप बनने चाहिए आपको। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आए होंगे, क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे होंगे। और इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि करंट अफेयर्स बार बार आप रिवाइज कर सके। थैंक यू सो मच।